भागलपुर जिले में पुलिस की सक्रियता एक बार फिर आम जनता के लिए राहत भरी साबित हुई है। ऑपरेशन मुस्कान के छठे चरण में भागलपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 101 लोगों को उनके गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन वापस सौंपे। इन मोबाइल फोन की कुल अनुमानित कीमत करीब 25 लाख रुपए बताई जा रही है, जो पुलिस की तकनीकी दक्षता और सतत प्रयासों को दर्शाती है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आधुनिक तकनीक, सर्विलांस और विशेष जांच दल के माध्यम से लगातार कार्रवाई की। पुलिस ने मोबाइल ट्रैकिंग से लेकर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी और हर स्तर पर सक्रियता दिखाई। इसी का नतीजा रहा कि महीनों पहले खो चुके मोबाइल भी बरामद कर उनके असली मालिकों तक पहुंचाए जा सके। वहीं आज मोबाइल पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी और संतोष साफ नजर आया। कई मोबाइल धारकों ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं था कि उनका मोबाइल कभी वापस मिलेगा। सबौर की शीला कुमारी और शाहकुंड के शिवम कुमार जैसे कई लोगों ने भागलपुर पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए धन्यवाद दिया। गौरतलब है कि भागलपुर पुलिस की यह कार्रवाई न केवल तकनीकी रूप से मजबूत पुलिसिंग का उदाहरण है, बल्कि आम जनता के बीच विश्वास और सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करती है। ऑपरेशन मुस्कान सही मायनों में लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौटाने वाला अभियान साबित हो रहा है। ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत भागलपुर जिला द्वारा जो मोबाइल खो जाते हैं उनके संबंध में दो तरीकों से बरामदगी की जाती है। एक जो सीधे पोर्टल पर जाकर CAIR के माध्यम से IMEI ब्लॉक करवाते हैं, वो साइबर थाना, और जो मैनुअल रूप से थाने पे जाकर सूचना देते हैं वो हमारी DIU की टीम है, उसको लगातार उसको ट्राई करके मोबाइल को अवेलेबल करवाती है। इसमें हम लोग का 5 फेज़ अब तक भागलपुर जिले में चलाए जा चुके हैं, जिसमें पहले भी बहुत सारे फ़ोन वितरित किए गए हैं। इस बार उसका छठा फेज़ चलाया जा रहा है, जिसमें टोटल 101 मोबाइल आज दिए जा रहे हैं, जिनकी कुल वैल्यू जो है 25 लाख के आसपास बैठती है। आज यहाँ पर लगभग 20-25 लोग खुद भौतिक रूप से अपना फ़ोन लेने के लिए आज ही आए हुए हैं। बाकी जैसे-जैसे लोग आते जाएँगे उनको लगातार हम लोग फ़ोन देते जाएँगे। इसमें हमको ये कहना चाहते हैं कि इसके अलावा कि जिन लोगों का भी मोबाइल खो जाता है, वो मुख्य रूप से सतर्क रहें, तुरंत अपना IMEI ब्लॉक करा दें CAIR पोर्टल पे जाकर, नहीं तो स्थानीय थाने को सूचना करके उस अपने सिम को तुरंत ब्लॉक करवाएँ। कारण यह है कि आप लोग सिंपल कई बार जो साधारण मनुष्य होते हैं अपना पासवर्ड बहुत सिंपल रखते हैं और बहुत आसानी से वो पासवर्ड खुल जाता है। तो केवल आपका मोबाइल चोरी नहीं हो रहा है, आपके अकाउंट से पैसे निकलने का भी इसमें खतरा बना रहता है और अन्य प्रकार का साइबर अपराध भी किया जा सकता है और बड़े अपराधों में भी आपके मोबाइल का प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए आप लोग सतर्क रहें, जैसे ही मोबाइल खोता है तुरंत उसको ब्लॉक कराएँ, साइबर थाने पे जाकर उसकी सूचना दें या फिर CAIR पोर्टल जो बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें जाके अपना IMEI ब्लॉक करा के अपनी सूचना दे सकते हैं। जैसे ही मोबाइल रिकवर होगा वो हम लोग के द्वारा सूचना देके आप लोग को तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा। भागलपुर के उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने मंगलवार को मॉडल सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की वास्तविक स्थिति का गहन आकलन किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अस्पताल की व्यवस्थाओं को सिर्फ कागजों तक सीमित न रखते हुए जमीनी स्तर पर परखा। उप विकास आयुक्त ने मरीज बनकर रजिस्ट्रेशन काउंटर पर स्वयं पंजीकरण कराया, पर्ची लेकर दंत विभाग की OPD पहुंचे और डॉक्टर से उपचार भी कराया। इसके बाद वे दवा वितरण काउंटर पर गए और मरीज को दवाएं दिलवाकर पूरी प्रक्रिया को नजदीक से देखा। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने जीविका की रसोई सहित अस्पताल के विभिन्न विभागों का दौरा किया और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की। उप विकास आयुक्त ने बताया कि मॉडल सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं कुल मिलाकर संतोषजनक हैं। सरकार की ओर से मरीजों को उपलब्ध कराई जाने वाली सभी आवश्यक दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था अस्पताल में मौजूद है, जिससे गरीब और जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है। हालांकि निरीक्षण के दौरान मरीजों से बातचीत में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को लेकर कुछ समस्याएं सामने आई, खासकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में तकनीकी दिक्कतों के कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस पर उप विकास आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि शीघ्र बैठक कर इन समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाए, ताकि मरीजों को समय पर और सुचारू सेवाएं मिल सके। निरीक्षण के दौरान अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजू, अस्पताल मैनेजर आशुतोष कुमार सहित विभिन्न विभागों के चिकित्सक और अस्पताल कर्मी मौजूद रहे। जैसे नियमित रूप से हम लोग निरीक्षण करते हैं, उसी क्रम में आज हम लोगों ने औचक रूप से सदर अस्पताल का निरीक्षण किया है। यहाँ पे सारे पदाधिकारी जो हैं वो लोग उपस्थित हैं
हम लोगों का मकसद ये था कि जो प्रक्रिया आमतौर पे जो हमारे मानक है, मापदंड है, उस अनुरूप फॉलो होनी चाहिए। तो सभी जैसे इमरजेंसी वाला है और ओपीडी वाला है, दोनों का हम लोगों ने एक-एक सैंपल के तौर पे प्रक्रिया देखा है। तो संतोषजनक है, उसमें कई सारी दिक्कतें हैं, मतलब इसमें अस्पताल की तरफ से दिक्कत नहीं है, हमारी प्रक्रिया ऐसी उलझी हुई है जिसके कारण यहाँ के जो मरीज आते हैं उन लोगों को कई बार बहुत लंबा वेट करना पड़ता है, या एक ही चीज़ के लिए दवाई के लिए 2 बार 3 बार अलग-अलग जगह पे जाना पड़ता है। तो हम लोग इसके बाद इस निरीक्षण के क्रम में जो हम लोगों ने कमियां पाई हैं और जो हमारे मुख्य बिंदु हैं, उसके आलोक में हम लोग एक बैठक बुलाएंगे और इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक उदाहरण के लिए, अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराने आता है तो यहाँ पर 2 तरह की सुविधाएं हैं। पहला है कि वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाके करा सकता है, दूसरा है कि एक भव्या ऐप है, उस पर ऑनलाइन स्कैन करने पे भी हम लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो हम लोगों का मानना है कि यदि हम लोग 3-4 अलग-अलग सेंटर्स पे ऑपरेटर्स डिप्यूट कर दें और जो वैसे व्यक्ति जो साक्षर नहीं है या जिनको पढ़ने लिखने की वो नहीं है, योग्यता नहीं है, उनका मोबाइल लेकर वो ऑपरेटर उससे स्कैन करके उनको हेल्प करके और रजिस्ट्रेशन वहीं पे कर देगा, ताकि उनको भीड़ में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और ऐसे भीड़ भी कम लगेगी और तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचने में सहूलियत होगी। इसी तरह से जो अलग-अलग बिंदु आए हैं, उसको हम लोग बैठक करेंगे और कोशिश करेंगे कि मरीजों को इसका लाभ मिले और किसी तरह का कोई बाधा ना उत्पन्न। सर, आप खुद लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। संतोषजनक है, हम लोगों ने रोस्टर भी चेक किया तो रोस्टर के अकॉर्डिंग भी हमारे डॉक्टर्स यहाँ पे उपस्थित थे, तो ये काफ़ी संतोषजनक है। लेकिन हमने जैसा बताया कि कई बार प्रक्रियात्मक उसमें हमारे पेशेंट्स उलझ जाते हैं और इसलिए, क्योंकि अगर किसी का सेहत खराब है तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है समय, उसका समय बचाया जाए। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कोई मरीज यहाँ आता है तो उसको कम से कम समय में उसका उपचार हो, उसको दवाई मिले और वो यहाँ से चला जाए। हम लोगों की ये भी प्रयास है कि जो भी दवाइयाँ हैं वो यहीं पर उनको उपलब्ध हो जाए। हम सभी डॉक्टर्स के साथ मीटिंग करके ये देखेंगे कि कौन सी दवाइयाँ यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, उसका हम लोग इंडेंट करा के और कोशिश करेंगे कि यहाँ सभी दवाइयाँ हम लोग समय उपलब्ध कराएं। भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संजय सरावगी के चयन के बाद भागलपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। भाजपा जिलाध्यक्ष संतोष शाह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आभार प्रकट किया और मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई। इस मौके पर जिलाध्यक्ष संतोष शाह ने कहा कि संजय सरावगी एक अनुभवी और कर्मठ नेता है। उन्होंने बताया कि दरभंगा सदर विधानसभा क्षेत्र से लगातार 5 बार विधायक चुने जाने के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। संतोष शाह ने कहा कि संजय सरावगी के नेतृत्व में बिहार भाजपा संगठन और अधिक मजबूत होगा एवं कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ संगठनात्मक कार्यों में जुटेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि नए प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन में पार्टी आने वाले समय में नई ऊंचाइयों को छुएगी। परिवार की ओर से बाबा अग्रसेन जी के इस स्थल पर बिहार प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी, जो मां जानकी दरभंगा के सदर से लगातार 5वीं बार विधायक हैं, एक लंबा अनुभव जिन्होंने छात्र संगठन से लेकर निगम पार्षद और लगातार विधायक होते हुए बिहार सरकार में भूमि राजस्व मंत्री का भी उन्होंने मंत्रालय का विधिवत रूप से दायित्व का निर्वहन किया और आज सभी प्रफुल्लित है अपने नए अध्यक्ष को पाकर। और आज यहाँ एक उत्साह उमंग का वातावरण है। कल से ही पूरा भाजपा परिवार, पूरा बिहार देश अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए और आज अपने प्रदेश अध्यक्ष के लिए हम लोग उत्साह का वातावरण है। यहाँ ढोल लगाने के साथ मिठाई बांटकर हम अपने उत्साह उमंग को लोगों के बीच साझा कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी का दर्जा पाने वाले भागलपुर शहर में आज तक एक भी आधुनिक स्मार्ट बस स्टैंड का निर्माण नहीं हो सका है। तिलकामांझी स्थित सरकारी बस अड्डा बदहाली की तस्वीर पेश कर रहा है, जहां यात्रियों के लिए शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय और बैठने जैसी बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं है। पूरा परिसर गंदगी और कूड़े कचरे से भरा हुआ है, जिससे यात्रियों को खुले आसमान के नीचे बसों का इंतजार करना पड़ता है। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई नई बसें और पिंक बसें भी इसी अव्यवस्थित परिसर में खड़ी रहती हैं, जहां उनका उचित रखरखाव संभव नहीं हो पा रहा है। वर्षों पहले लगाई गई एलईडी सूचना स्क्रीन बंद पड़ी है,
जिससे यात्रियों को बसों की समय सारणी की जानकारी भी नहीं मिल पाती है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बस अड्डे से प्रतिदिन हजारों यात्री सफर करते हैं और हर माह लाखों रुपए का राजस्व सरकार को मिलता है। इसके बावजूद बदहाल व्यवस्था प्रशासनिक उदासीनता को उजागर करती है। परेशानी है, एक परेशानी रहता ना यहाँ यात्री को बैठने के लिए जगह नहीं है। पानी, धूप या बरसात या ठंडा में यात्री लोग परेशान होते हैं। दूसरा, महिला के लिए कोई बाथरूम नहीं है, जेंट्स के लिए नहीं है। महिला परेशान होती है, 3 घंटा 4 घंटा का सफर में उतर के आती है। किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। उससे कचरा भी फैला हुआ है, चारों गंदगी फैला हुआ है, ना पानी पीने का सुविधा है, पक्कीकरण भी कहीं नहीं, ना बैठने का शेड है। आखिर भाई क्या कर रही है सरकार? कितना खराब है, गाड़ी उलट जाता हम लोग का टोटो, कभी नहीं बना। यात्री सबको क्या परेशानी होती? बहुत पैखाना बाथरूम देखते हैं बना हुआ है बाथरूम, लेकिन चालू नहीं हुआ, खत्म हो गया नीतीश कुमार। पानी की व्यवस्था कुछ नहीं है। पानी है तो वहाँ एसी लगाया, ठंडा पानी लगाया, लेकिन चालू नहीं हुआ। सब बस वो गली और कुछ में जाके करता है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। भागलपुर में जीवन रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा एक सराहनीय पहल की गई। सोसाइटी की ओर से डीएवी पब्लिक स्कूल परिसर में सीपीआर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के करीब 2000 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित और सही कदम उठाने के लिए सक्षम बनाना था। कार्यक्रम के दौरान जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बच्चों को सीपीआर की उपयोगिता और इसकी सही प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना, अचानक बेहोशी, हृदयघात या सांस रुकने जैसी स्थिति में समय पर सीपीआर देकर किसी की जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि सही तकनीक और समय पर की गई मदद मृत्यु दर को काफी हद तक कम कर सकती है। वहीं डीएवी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल अनिल कुमार ने कहा कि यह प्रशिक्षण बच्चों के लिए अत्यंत लाभकारी है, जिससे वे समाज में एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा सकेंगे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रशासन ने जीवन जागृति सोसाइटी और डॉक्टर अजय कुमार सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। आज डीएवी में जीवन जागृति सोसाइटी के द्वारा सीपीआर का कार्यक्रम किया गया, जिसमें करीब 2000 बच्चों ने भाग लिया और करीब 100 टीचर यहाँ थे। उन्होंने इसको सीखा, देखा। जैसा कि जानते हैं कि जीवन जागृति सोसाइटी लगातार सीपीआर जागरूकता कार्यक्रम करती है, जिसमें हम बताते हैं कि कभी भी सड़क दुर्घटना में लोग घायल हो जाए, लगे कि ये अब खत्म हो रहा है, सांसें नहीं चल रही है, धड़कन नहीं मिल रहा है, कभी डूबने से बचाते हैं और बाद में पता चलता है कि स्थिति ऐसी हो जाती है, और या घर में हार्ट अटैक हो जाए और लगे कि सांस रुक रहा है, धड़कन रुक रहा है, तो आप सीपीआर दें। और सीपीआर देने से करीब 40 से 50% वैसे आदमी जो नहीं बचते, पक्के रूप से मर जाते, वो बच सकते हैं, अस्पताल जा सकते हैं। तो आप जैसा कि आप देखेंगे कि दोनों हाथों से इंटरलॉक करते हुए निचले हड्डी के ठीक ऊपर लगातार 100 के रफ्तार से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से करके 30 बार आप चेस्ट कंप्रेशन दें और फिर 2 बार नाक बंद करके मुंह से पूरे जोर से सांस दें। ऐसा लगातार करते रहें। इस बीच आप हेल्प के लिए पुकारें, एम्बुलेंस को बुलाएं और उसको अस्पताल ले जाएं। कभी भी सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को यूं ही अकेला नहीं छोड़ें, उसे अस्पताल पहुंचाएं। इस मनोबल के साथ आप समाज हित में काम करें और ये परिपाटी बनेगी। आज आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, कल कोई आपके लिए, आपके परिवार के लिए काम करेगा। तो इस यही है जीवन जागृति सोसाइटी का सफर लाइफ सेविंग का, और बहुत अच्छा लगा आज यहाँ सीपीआर का कार्यक्रम हम लोगों ने। क्या ये कार्यक्रम लगातार चलता रहेगा? ये लगातार चलता रहेगा और अभी हम लोग लगातार आप देखेंगे कि हर वीक में हर मंगलवार को हम लोग करने का इसमें प्रयास कर रहे हैं। और आपसे भी निवेदन, जो भी सुन रहे हैं, ऐसे कोई भी जगह जहाँ 25-50 आदमी हम लोगों को इकट्ठे मिल जाए, वहाँ हम लोग को बुलाइए और हम लोग सीपीआर कार्यक्रम सिखाएंगे। डॉक्टर
अजय कुमार सिंह जो जीवन जागृति के अध्यक्ष हैं एवं पुरुषोत्तम प्रसाद सिंह के प्रयास से और इनिशिएटिव से ये आज बच्चों के लिए सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड और एक्सीडेंट के समय कैसे रिएक्ट किया जाता है इससे संबंधित जानकारी दी गई और बच्चों ने इसका भरपूर और पूरे अच्छे मन से पूरे होशो हवास से इसमें पार्टिसिपेट भी किया और कुछ चीजों को उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया भी, जो बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ। राह चलते घर में पास पड़ोस में किसी भी तरह की दुर्घटना घटना घटने पे कैसे रिएक्ट किया जाता है और कितना तरीके से रिस्पॉन्स किया जाता है, ये बच्चे अपने ग्रोइंग स्टेज में अगर जान जाते हैं तो समाज में कुछ घटनाएं को, अवांछित घटनाओं को कुछ हद तक बचाया जा सकता है। स्मार्ट सिटी भागलपुर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा कोयला डिपो स्थित बस स्टैंड को स्थानांतरित कर बाईपास थाना के समीप रिक्साडीह में एक अस्थायी बस स्टैंड शुरू किया गया है। प्रशासन ने इसे आनंद फानंद में चालू तो कर दिया, लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में यह निर्णय यात्रियों और बस कर्मियों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। बस मालिकों और कंडक्टरों का कहना है कि बस स्टैंड पर बसों के खड़े होने की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, जिससे संचालन में दिक्कतें आ रही है। यात्रियों के लिए ना तो यात्री सेट की सुविधा है और ना ही बैठने की समुचित व्यवस्था। यात्रियों ने बताया कि शौचालय, शुद्ध पेयजल, लाइटिंग और सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह नदारद है। अंधेरे के कारण महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को खास परेशानी झेलनी पड़ रही है। इधर अस्थायी बस स्टैंड शुरू होते ही टोटो और ऑटो चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूले जाने की शिकायतें भी सामने आ रही है। बैजानी और फुलबरिया से भागलपुर जाने का किराया जहां पहले 10 रुपये था, अब रिक्साडीह बस स्टैंड से 15 रुपये कर दिया गया है, जिससे आम यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है। हालांकि जिला प्रशासन ने जल्द सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है, लेकिन फिलहाल यात्रियों और बस कर्मियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। में ले जाके पैसेंजर को उतारते थे, अभी लाने के बाद यहाँ पे उतारने के बाद मारपीट करने लगता है, पैसा घुमाओ, ये करो वो करो। यहाँ से भी जो उचित भाड़ा होता है वो भी देने के लिए तैयार नहीं है यहाँ, और खोजने की परेशानी है, आने का परेशानी है। उधर ही रोक देता है गाड़ी, कभी बोलता है उधर जाओ, इधर काहे खड़ा किया है, वहाँ पे आदमी उतरने के लिए मार करने लगता है। टोटो वाला सब घेर लिया है, चारों रोड पूरा जाम हो गया है। एक दिन में ये हाल है तो अभी पूरा दिन बाकी है। और इतना ये इस तरह का स्टैंड होता है, यहाँ पे कोई आना चाहेगा? हर परेशानी से आदमी को अभी 20-20 रुपया यहाँ से किराया लगता है, बोलता है 20 रुपया दो जाने के लिए। कहाँ से देंगे? नहीं देंगे। मालिक तो हम लोग से हिसाब वहाँ ले लेता है, यहाँ आने के बाद मार करता है। कौन कौन साथ में रहेगा मार करने के लिए? हम लोग को तो डेली चलना है, मार तो नहीं करना है। तो क्या यहाँ पे क्या सुविधा का कमी आपको दिख रहा है? सुविधा का भी बहुत कमी है, ना ठीक से स्टैंड बना हुआ है, ना ठीक से यहाँ पब्लिक पहुँच रहा है। जाम प्रशासन सिर्फ जाम लगाने जानता है, जाम लगा दिया है। कैसे घुसोगे, कैसे घुसो, टाइम कैसे वैल्यू, टाइम का वैल्यू समझता है प्रशासन लोग? बस वाले का टाइम हमारा फैल हो जाएगा, वही जाम में 10 मिनट का टाइम मिलता है, वही जाम में लगल रहेगा, उसी पास रह जाएगा गाड़ी, कैसे पहुँचेगा यहाँ तक? आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं उसको पहले सूचना किया जाए, पूरा प्रचार कराया जाए कि हाँ भाई यहाँ से स्टैंड नहीं है। पब्लिक को जानकारी दिया जाए कि हाँ यहाँ पे अपना अब से कोयला डिपो से हट के यहाँ पे स्टैंड बना है, वहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाम नहीं लगाइए, आप क्लियर कराना चाहिए। तो बस वाले को 2 डंडा दे देता है, टोटो वाला लगा के खड़ा कर दिया है, कोई बात नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। हम लोग जो है संतोषरत ऑनर हुए, हम लोग को पहले बीच में इसी तरह का हुआ था, तो हम लोग बोल पालते इधर वहाँ स्टैंड गया, और अभी जो है एक अचानक यहाँ स्टैंड आ गया और पब्लिक को बहुत परेशानी होती है, और स्टाफ के साथ मारपीट करना शुरू कर देता कि पैसा भागलपुर पहुँचाओ, कोयला डिपो क्यों नहीं पहुँचाए। इससे तो मारपीट कौन करता है? मारपीट पब्लिक जो पैसेंजर है क्यों करता है। क्या कारण है? नहीं, वहाँ पहुँचाओ कोयला डिपो, क्यों नहीं पहुँचाएगा? भागलपुर ये है, कोयला डिपो पहुँचाओ। अच्छा, इस तरह का बहुत परेशानी है। तो आज यहाँ लगभग कितना बस आप पहुँची है? यहाँ लगभग 40 बस होगी, और जो है यहाँ पे किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है, न बाथरूम है, न टॉयलेट है,
10 बजे रात में किसी तरह का यहाँ सुविधा नहीं है। पब्लिक आएगा, महिला है, बीमार है, ये है वो है, किस तरह से जाएगा, कोई कहीं तरह का कोई सुविधा नहीं है। तो आप 1500 रुपया खर्च है, 500 रुपया है, कैसे होगा? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार सिंह हुआ, संतोष रथ का मालिक है। आपका क्या गाड़ी है? मेरा 20 गाड़ी है। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि यहाँ सुविधा दिया जाए, अगर स्टैंड भेजा तो सुविधा दिया जाए पब्लिक को, साथ साथ गाड़ी वाले को। यहाँ पे फर्स्ट ट्रक पार होती है, ट्रक मैंने किसी तरह दुर्घटना होने की संभावना बनती है। भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड सह अंचल कार्यालय में डीसीएलआर के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान डीसीएलआर ने आरटीपीएस काउंटर के अंदर जाकर ऑपरेटर से पूछताछ की। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने मोटेशन रसीद दाखिल खारिज और बंटवारे के कार्यों में दलालों की भूमिका को लेकर शिकायतें की। ग्रामीणों का आरोप था कि बिना दलाल के काम नहीं होता और स्वयं ऑनलाइन आवेदन करने पर फाइलें रिजेक्ट कर दी जाती है। पीड़ित मुन्नी देवी और हरिकिशोर झा ने महीनों से काम लंबित होने की बात कही। निरीक्षण के बाद कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। भागलपुर सबौर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियुक्त विकास मंडल को अवैध हथियार के साथ शंकरपुर दियारा से गिरफ्तार कर लिया। मामले की विस्तृत जानकारी विधि व्यवस्था डीएसपी नवनीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। कल दिनांक 14 दिसंबर को सबौर थाना में सूचना मिली कि कांड संख्या 329-24 जो कि 13/9/24 को ये कांड दर्ज हुआ था। उसमें जट्टू कुमार का ये हत्याकांड है। इसमें फरार चल रहे अभियुक्त विकास मंडल पिता मखन मंडल का शंकरपुर दियारा में होने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना के आधार पर सबौर थाना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सबौर थाना के द्वारा टीम गठित करते हुए इनके विरुद्ध छापेमारी की गई और इनको शंकरपुर दियारा में अपने मौसी के बासा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के पश्चात वहां पर सर्च किया गया। सर्च के दौरान खोजबीन के दौरान इनके पास से 2 अवैध हथियार भी बरामद हुए। एक हथियार लॉन्ग बैरल है और एक हथियार मीडियम शॉर्ट बैरल है। दोनों अवैध हथियार बरामद करके हमने एक नया केस हम लोग इसके विरुद्ध दर्ज कर रहे हैं और आगे तक कार्रवाई कर रहे हैं। भागलपुर के हुसैनाबाद मुगलपुरा से सोमवार की रात अजमेर के लिए जायरीनों का जत्था बस से रवाना हुआ। वहीं अजमेर जाने वाली बस को समाजसेवी कुणाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने अकीदतमंदों से देश की खुशहाली और रेशमी शहर भागलपुर में गंगा जमुनी तहजीब बनी रहे, इसे लेकर बाबा से विशेष दुआ करने की अपील की। साथ ही कुणाल सिंह ने सभी यात्रियों को शुभकामनाएं दी। मौके पर पार्षद प्रतिनिधि मोहम्मद शेर खान, मोहम्मद बसी आलम समेत कई लोग मौजूद थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।
वैशाली की जिला पदाधिकारी वर्षा सिंह ने महनार प्रखंड की पंचायत महिंदबारा एवं सरमस्तपुर में आंगनबाड़ी केंद्रों, पीडीएस दुकानों, विद्यालयों एवं खाद्य बीज प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने प्राथमिक विद्यालय सिमराचक फातिमा का दौरा कर बच्चों से संवाद किया और स्वयं उन्हें पढ़ाया। सबसे प्रेरणादायक क्षण तब आया जब डीएम ने बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच की। उन्होंने भोजन की स्वच्छता, स्वाद और पौष्टिकता का आकलन किया। डीएम ने स्पष्ट कहा कि बच्चों के पोषण से कोई समझौता नहीं होगा।